A very good morning to all. I welcome you again in our online classes. हमारे 6th लेसन कंप्लीट हो चुके हैं. टुडे वी स्टडी अबाउट द लेसन नंबर 7th दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इस लेसन में हम प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसा कि हम पिछली टॉपिक्स में डिस्कस कर भी चुके हैं कि कंजर्वेशन क्या होता है. आई थिंक एवरीबडी नो अबाउट दैट बट इज़ कंजर्वेशन. चलिए हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन होता क्या है. कंजर्वेशन जनरली होता है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो इसका मतलब है संरक्षण. संरक्षण किस चीज़ का? जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज जनरली जो लिमिटेड उसमें हैं या यू कैन से कि एग्जॉस्टिबल हैं, तो उनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है. उसमें हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज में एक हमारा रिसोर्स है दैट इज़ फॉरेस्ट. हमने बात की थी फॉरेस्ट की. फॉरेस्ट हमारा कौन सा रिसोर्स है? फॉरेस्ट हमारा एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो हमें इसे कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है. अब इस फॉरेस्ट के ऊपर बहुत सी लाइफ डिपेंड हैं. इवन प्लांट्स और इवन एनिमल्स, सब कुछ इनके ऊपर डिपेंड है. यदि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि भी ये किस प्रकार से कितना इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले हम बात करें दैट इज़ कंजर्वेशन. तो कंजर्वेशन के लिए हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि यूज़ द रिसोर्सेज जुडिशियसली, और यू कैन से यूज़ द रिसोर्सेज बट नॉट टू मिस यूज़ द रिसोर्सेज. हमें किसी चीज़ का प्रयोग करना है लेकिन उसका अधिप्रयोग या दुरुपयोग नहीं करना है. तो इसी प्रकार अगर उनका प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ हमारी ये है कि लंबे समय तक बची रहेगी. तो हमने उसमें डिस्कस किया था दैट इज़ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही कम एरिया आज के टाइम में हमारी अर्थ के ऊपर फॉरेस्ट का बचा है. अब ये फॉरेस्ट कटा क्यों है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो उससे पहले हम बात करते हैं कि जनरली हमारे अगर इंडिया की बात करें तो मुश्किल से 20% जो एरिया है वो आज के टाइम में बचा हुआ है, कंजर्व है एज ए फॉरेस्ट. अब इस फॉरेस्ट के ऊपर जाने से पहले हम एक छोटी सी कुछ डेफिनेशंस हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर यूज़ होने वाली क्या क्या डेफिनेशन है. एक है आपका बायोस्फीयर. बायोस्फीयर का क्या मतलब होता है? बायोस्फीयर अर्थ का वो एरिया होता है जहाँ पर कि लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है. तो अर्थ का वो भूभाग जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रिजाइड करता है, उस बड़े एरिया को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं. तो बायोस्फीयर को अगर हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, थोड़ा छोटे उसमें कैटेगराइज करते हैं, तो दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स आर नोन एज बायोडाइवर्सिटी. वो एक सभी मिलकर वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का एनिमल्स कौन कौन से हैं, वहाँ पर कौन कौन सी प्लांट्स की वैरायटी पाई जाती हैं, ये सभी मिलके एक पर्टिकुलर बड़े रीजन को क्या बनाती हैं? बायोडाइवर्सिटी बनाती हैं. क्या बनाती हैं? बायोडाइवर्सिटी. अब ये बायोडाइवर्सिटी में हमने जैसे बात करी कि वहाँ पर इन्वायरमेंट होता है, इसके अलावा और क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं. और ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनको हम एक नाम देते हैं. प्लांट्स को हम बोलते हैं दैट इज़ फ्लोरा, एनिमल्स को हम बोलते हैं फूना. तो यू कैन से प्लांट्स ऑफ ए रीजन is known as flora, और animals of that region is known as
फुना ऑफ दैट रीजन, उस एरिया के जो वनस्पतियां हैं वो फ्लोरा कहलाएंगी, और उसकी जो प्रजातियां और जो एनिमल्स वगैरह हैं वो किस में, उसको हम क्या कहेंगे, फुना। ये टर्म्स आपके आने उसमें चैप्टर में बार बार यूज़ में आएंगी, इसलिए हम इन टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने बात करी है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर अर्थ का वो एरिया जहाँ पर कि लाइफ जो एग्जिस्टिंग है, स्पीसीज़ वगैरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हमने बात करी बायोडाइवर्सिटी, वो एक एरिया जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स और वहाँ का इन्वायरमेंट मिलके क्या बनाता है, उसको बायोडाइवर्सिटी को बनाता है। और बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या चीज़ होती है, एक तो इन्वायरमेंट और उसके साथ में वहाँ का फ्लोरा और फुना। फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फुना मतलब एनिमल्स। तो अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें क्या आता है कि दैट इज़, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और यू कैन से कि हमें टॉपिक था हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें क्या ज़रूरत है इनको कंजर्व करने की। फॉरेस्ट ख़त्म होते हैं, हो जाने दो, जंगल हम काट रहे हैं तो कट जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं। इस पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है हमारी लाइफ के ऊपर। इसके विषय में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम बात करें दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें कहाँ से लेता है, यही हमारा जो अर्थ है, हमारी जो नेचर है, इसी से मिलती हैं। यदि नेचर का बैलेंस जो कि नेचर ने अपना बना रखा है, यदि वो चेंज होता है, बिगड़ता है, तो सबसे पहले इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, ऑब्वियस ही बात है ह्यूमंस के ऊपर आएगा, और बाकी जो प्रजातियां हैं उनके ऊपर भी आएगा। तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं इस अर्थ के ऊपर, सबके ऊपर इसका फ़र्क पड़ेगा। तो इसका मतलब हम भी उसके साथ में इन्वॉल्व हैं। तो हमें इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। कंजर्व करना पड़ेगा मतलब उसको प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि बिना उसके काम भी नहीं चलेगा। और यदि हमने उसको क्या उसका मिसयूज़ कर दिया तो हमारे को इसके आफ्टर मैथ्स भुगतने पड़ेंगे, यानी कि उसके जो आने वाले जो बुरे लक्षण हैं वो हमारे को भुगतने पड़ेंगे। तो हम आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसा कि हम बता चुके हैं कि यदि एक ऑर्गेनिज्म है, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है कि हमने पिछली क्लासों में एक वर्ड पढ़ा था, दैट इज़ हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट वो एरिया जहाँ पर कोई एक ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनिएगा, कोई एक ऑर्गेनिज्म अपनी सभी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, जिस एरिया में, जिस इन्वायरमेंट में, जिस लोगों के साथ, जिस प्लांट के साथ, क्या किस एनिमल के साथ में अपनी लिविंग की सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर एरिया क्या कहलाता है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हैबिटेट कहलाता है। तो आप लोगों को शायद पता ही होगा कि जो फॉरेस्ट जो हैं हमारे, ये एक बहुत बड़ा हैबिटेट क्रिएट करते हैं। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये सभी फ्लोरा और फुना दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए एक पर्टिकुलर माहौल तैयार करती है कि वो वहाँ पर रह सकें और अपने लाइफ का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकें। तो इसलिए यदि हम कोई एक चीज़ डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं कि जंगल है, जंगल में क्या होते हैं, मेनली प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। यदि हमने प्लांट्स को काट दिया तो वो एनिमल्स कहाँ जाएंगे, क्या उस एरिया में रह पाएंगे जहाँ पे वो पेड़ों के साथ में, जिस जंगल में वो रह पाते थे, अगर हमने उस जंगल को ख़त्म कर दिया तो क्या वो वहाँ पे रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर वो वहाँ पे नहीं रहेंगे तो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, या फिर क्या होगा, या तो वो भूख से मर जाएंगे, जो प्लांट खाने वाले थे एनिमल्स वो भूख से मर जाएंगे, और जो उनको खाने वाले थे वो भी उसके साथ भूख से मर जाएंगे। तो हमारा जो इकोलॉजी है, जो ये बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसमें एक टर्म होता आती है दैट इज़, जिसकी हम बात कर चुके हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है कि प्लांट्स लिविंग का नॉन लिविंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी करना क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। तो ये हमारी जो इकोलॉजी है इसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं नेचर के अंदर ड्रास्टिक चेंज आएगा। वो ड्रास्टिक चेंज कहीं ना कहीं सभी जितनी भी स्पीसीज़ हैं इस अर्थ के ऊपर, उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालेंगी। तो कहीं ना कहीं हम भी उस टाइम खतरे में आ सकते हैं। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब बात ये आती है कि हम जो ये बायोडाइवर्सिटी है या ये जो फॉरेस्ट हैं, इससे हमें क्या चीज़ मिलती है।
जैसे कि हम बता चुके हैं, लगभग जो हिंदुस्तान का या इंडिया का जो 20% जो एरिया है वो उसी में फॉरेस्ट बचा है आज के टाइम में। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जंगलों की संख्या कम हो गई है तो कहीं ना कहीं एनिमल्स भी बड़े लिमिटेड हो गए हैं, सीमित हो गए हैं। अब हमें फॉरेस्ट से मिलता क्या क्या है? हम पिछली क्लास में जैसे पढ़ भी चुके हैं कि फॉरेस्ट से हमारे को क्या मिलता है, फायरवुड मिलती है, हमारे को टिम्बर मिलता है। टिम्बर मतलब इमारती लकड़ी जो हमारे घरों में फर्नीचर वगैरह या घर बनाने में जो यूज़ होती हैं। उसके अलावा हमारे को मेडिसिन्स मिलती हैं। इसके अलावा हमारे को वहाँ से रबर मिलता है, गम मिलता है, ग्लू जिसका बनता है, रेसिन मिलता है। तो इसी प्रकार और भी कई केमिकल्स मिलते हैं जिनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और इस प्रकार से ये चीज़ें अगर मान लो अगर हमने जंगल काट दिए तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, कम होती चली जाएंगी। कम होती चली जाएंगी तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये भरपाई नहीं कर पाएंगी, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो हम अगले अपने टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ हमारी बायोडाइवर्सिटी को कहाँ कहाँ से थ्रेट मिल रही है, यानी कि थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी थ्रेट का मतलब जैसे क्या मतलब होता है? थ्रेट का मतलब धमकी, यानी कि खतरा। हमारी बायोडाइवर्सिटी को किस किस चीज़ों से खतरा है? सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का क्या मतलब होता है? डिफोरेस्टेशन का मतलब है कि एक जंगल को बड़ी संख्या में या पेड़ पौधों को बड़े हिस्से में उनका कटाई करना क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन कहलाता है। एक लार्ज स्केल के ऊपर कटिंग ऑफ ट्री ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया एंड यूज दैट लैंड फॉर अनदर पर्पज, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफोरेस्टेशन। यानी कि एक बड़े एरिया के जंगल को साफ करना और उसको कहीं दूसरे पर्पज से यूटिलाइज करना, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन कहलाता है। दैट इज़ द सुपर मोस्ट थ्रेट टू अवर फॉरेस्ट और यू कैन से अवर बायोडाइवर्सिटी। अब हमें जंगल क्यों काटने पड़ते हैं? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी हिसाब से जंगलों की जो संख्या है वो लिमिटेड होती जा रही है, सिमटते जा रहे हैं। जंगल जो हैं वो सिमटते जा रहे हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको क्या है, फूड की नीड बढ़ती जा रही है। फूड की नीड बढ़ने की वजह से क्या है, कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ रहा है, जंगलों को काट के एग्रीकल्चर लैंड बनानी पड़ रही है। और एग्रीकल्चर लैंड बनने की वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो लैंड है उसमें जब हम खेती करेंगे तो जंगल की संख्या तो ऑब्वियसली कम हो गई। वहाँ पर हम अपना फूड का जो सिस्टम तो सही कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होना, तो ये मेन इसके पीछे रीज़न क्या है? डिफोरेस्टेशन। अब ये डिफोरेस्टेशन करते क्यों हैं हम? जैसा कि हमने बताया कि कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए, घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेड़ पौधों से ही आएंगी वो तो, और वो जनरली पेड़ बचे कहाँ हैं, जंगलों में बचे हैं, तो जंगल का कटना तय है। दूसरा, हमें फर्नीचर बनाना है, हमें घर के अंदर और सामान लगाना है, या फिर हमें क्या करना है, फायरवुड चाहिए, यानी कि जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही कहीं ना कहीं हमें जंगल के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। हमने अभी बताया जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड के लिए चाहिए, तो भी हमारे को कहीं ना कहीं ज़मीन चाहिए, तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, ज़मीन तो उतनी लिमिटेड है, तो हमने कहीं ना कहीं जंगल जहाँ पर हैं उनको काट कर हमें वहाँ पर एग्रीकल्चर करनी पड़ेगी। तो इस वजह से क्या, ये सभी काम जो हैं क्या करते हैं, दीज आर लीड टू डिफोरेस्टेशन। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से जो डिफोरेस्टेशन है उसको बढ़ावा मिलता है और कहीं ना कहीं जंगल हमारे कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, दैट इज सेकंड, वाइल्ड लाइफ ट्रेड।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कुछ एनिमल्स भी हैं जो कि हमारे काम में आते हैं। जैसे हम सुना होगा जानवरों के खाल वगैरह का यूज़ किया जाता है, उनके आपने देखा होगा जो उनके टीथ होते हैं उनके ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं। इवन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एक स्पेशल प्रकार के यू कैन से परफ्यूम वगैरह में भी काम में आते हैं। और कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनका जो हॉर्न है जिसको हम सींग बोलते हैं, तो उनके सींगों की दवाई बनाई जाती है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं उनके हड्डियों का चूरा भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से जो वाइल्ड लाइफ हैं उनकी जो ट्रेड है, उनका जो ट्रेड है यानी कि व्यापार है, उस व्यापार की वजह से भी कहीं ना कहीं हम जंगलों को कम करते जा रहे हैं। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट कैसे मिल रही है कि अगर हम इनका ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो इस प्रकार अगर जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड की वजह से भी हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंच रहा है। अब बात आती है नेक्स्ट जो है दैट इज पोल्यूशन। और क्लाइमेट चेंज। अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो वो भी हमारे जो क्लाइमेट है उसके ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहा है। और क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट होने की वजह से क्या है, कभी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। कई एरियो में आपने देखा होगा बाढ़ की समस्या बनी रहती है और कई एरियो में सूखा पड़ा रहता है। तो ये मेन इसके पीछे रीज़न क्या है, कहीं पोल्यूशन होने की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी अफेक्टेड होती है। अब आप कहेंगे पोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो तो प्लांट के काम में आती है। आपने शायद आप और हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे जो फोटोसिंथेसिस होता है, इसकी भी एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है तो उनकी ग्रोथ यानी कि वो प्रोसेस है वो कम हो जाता है, स्लो पड़ जाता है। अगर हीट बढ़ गई तो स्लो पड़ जाता है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं चेंज आता जा रहा है कि हमारे जो पोल्यूशन है इसकी वजह से हमारे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। और वो जो क्लाइमेट में चेंज है वही हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कहीं ना कहीं थ्रेट मिल रही है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन की क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेस का क्या मतलब होता है कि क्या क्या ड्रॉबैक हैं, यदि डिफॉरेस्टेशन होगा तो हमें क्या नुकसान हो सकता है, हमारे इन्वायरमेंट को क्या नुकसान हो सकता है। तो ये दीज आर दी पॉइंट्स दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहला जो बात आती है दैट इज हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक लिमिटेड मात्रा में है, इनका एक बैलेंस बना हुआ है, ना तो एक भी ज़्यादा हो रहे हैं ना कम हो रहे हैं। कारण क्या है कि भाई हमारे जो जंगल हैं ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन को क्रिएट करने का काम करते हैं। और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि उनके काम में आते हैं। इस प्रकार से एक बैलेंस बना हुआ है। यदि ये बैलेंस कब डिस्टर्ब होगा, यदि पेड़ पौधे कट जाएंगे तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार ये सबसे मेजर ड्रॉबैक है कि हमारा जो नेचर का बैलेंस है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो है वो बिगड़ रहा है और हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं और पेड़ पौधे कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है, CO2 का लेवल जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुका है। इंक्रीज़ होने की वजह से क्या आ गया, हमने शायद पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि CO2 जो होती है ये क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। CO2 क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या बताया था हमने, क्या हो रहा है, हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है।
अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। वो क्या किसको अफेक्ट करता है? दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या है, किसकी वजह से हो रहा है? इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्या हो सकता है भाई? एक तो ये हमारे को रहने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, ये तो सबको पता है। आप कहोगे हम तो एसी में रह लेंगे, पॉसिबल नहीं है अपने साथ 24 घंटे एसी रखना। तो इस प्रकार से और भी बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि इस हाई टेम्परेचर की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, और कहीं ना कहीं हमारे को इसको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। और हमने ये भी बताया था आपको दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो सकता है कि जो ग्लेशियर्स हैं, जो पोल्स के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई है, जिसके अंदर हाल ही में खबर भी आई थी कि क्रैक पड़ गए हैं। क्रैक पड़ने की वजह से वो क्यों पड़ गए? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो रहा है? वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और उनका वजह है क्या? सी का लेवल जो है वो ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो कोस्टल एरिया हैं जो कि थोड़े से नीचे हैं, लो लाइन कोस्टल एरिया, वो क्या होंगे? पानी के साथ ढक जाएंगे। और हमारे की जो ज़मीन का जो लेवल है, लैंड जितने हम रहते हैं सभी जीव जंतु, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है या रिड्यूस हो जाएगा आने वाले कुछ समय। पहला पॉइंट क्या होगा? दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसके बाद आती है जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया का जंगल बड़ी मात्रा में काट दिया हमने, तो वहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, यानी कि वहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि नेचर का जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब क्या होगा कि वहाँ पे या तो बारिश होगी ही नहीं, या फिर अगर बारिश हो गई तो वो पानी जो है वो बह के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे नहीं हैं जो उनको रोक सकें, रुकावट खड़ी कर सकें और पानी को धरती के अंदर सीपेज होने का मौका दें। यदि बारिश होती है और पानी बह के चलने लगता है तो क्या कर सकता है? फ्लड ला सकता है। फ्लड आएगी तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो और पेड़ पौधे हैं वो भी उससे ख़राब होंगे, डिस्टर्ब होंगे, और वो क्या होगा? उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पेड़ पौधे लगभग ख़त्म हो जाएंगे, या वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो डिस्टर्ब होंगे, वो कहीं और पलायन करेंगे, तो उस एरिया के क्या होगा? इकोलॉजिकल बैलेंस बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हो सकता है, यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होते हैं? बारिश लाने में थोड़ी सी मदद करते हैं। यदि जंगल नहीं होंगे तो बारिश होने की संभावना भी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो वहाँ का एरिया क्या होगा? या तो देखो दो रीज़न हो सकते हैं, तो बारिश कम हो, यदि बारिश हो तो वो रुके नहीं और बह के पानी दूर चला जाए, तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो पानी ग्राउंड वाटर लेवल है वो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। और नीचे जाएगा तो क्या होगा? एक लंबे समय में हम देखेंगे कि वहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं, जंतु हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ नोन एज डेजर्टिफिकेशन, यानी कि वो एरिया धीरे धीरे लंबे समय में क्या होगा? रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा, डेजर्ट में तब्दील हो जाएगा। तो डेजर्टिफिकेशन। तो कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का काटना किसकी तरफ इशारा कर रहा है? किसकी तरफ लीड कर रहा है? डेजर्टिफिकेशन की, यानी कि डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी बात करी कि भाई कहीं ना कहीं लेस रेनफॉल होगी, लेस रेनफॉल, और लेस रेनफॉल है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? कि हमारा जो वाटर लेवल है, यू कैन से ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज। और क्या हो सकता है? वहाँ अगर ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज होगा तो वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज थे, जो भी हमारे काम की और चीज़ें थी, वो भी
धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाएंगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ, कि भाई वाइल्ड लाइफ को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।